26 अप्रैल 1986 की रात सोवियत यूनियन का एक शहर शांत था। लोग अपने घरों में थे, कुछ सो रहे थे, कुछ रात की ड्यूटी पर थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में इतिहास का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला है। फिर रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक आवाज आई। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 फट चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात धमाका नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी जो हवा में फैल रहा था वो दिखाई नहीं देता था। न रंग, न गंध, न आवाज, सिर्फ रेडिएशन। चेरनोबिल आज के यूक्रेन में था जो उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा था। यहां न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से बिजली बनाई जाती थी। 26 अप्रैल की रात रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। मकसद था यह देखना कि अगर अचानक बिजली चली जाए तो रिएक्टर कुछ समय तक सुरक्षित तरीके से चल सकता है या नहीं। सुनने में ये एक सामान्य टेस्ट लगता है, लेकिन उस रात कई गलतियां एक साथ हुईं। रिएक्टर को ऐसी हालत में चला दिया गया जहां वह अनस्टेबल हो गया। कुछ सेफ्टी सिस्टम्स भी बंद कर दिए गए। ऑपरेटर्स पर प्रेशर था कि टेस्ट पूरा किया जाए। फिर रिएक्टर के अंदर पावर अचानक बहुत तेजी से बढ़ी और कुछ ही सेकंड्स में 2 बड़े एक्सप्लोजन्स हो गए। भारी कंक्रीट की छत उड़ गई, रिएक्टर खुल गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर निकलने लगा, आग भड़क उठी और आसमान में एक जहरीला अदृश्य खतरा फैलने लगा। फायर फाइटर्स को बताया गया कि प्लांट में आग लगी है। वे तुरंत पहुंचे, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि वे सिर्फ आग नहीं, रेडिएशन से लड़ रहे हैं। कई वर्कर्स और फायर फाइटर्स ने बिना पूरी जानकारी के अपनी जान दांव पर लगा दी। प्लांट के पास एक शहर था, प्रिप्याट। यह शहर प्लांट वर्कर्स और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। ब्लास्ट के बाद भी लोगों को तुरंत सच नहीं बताया गया। बच्चे बाहर खेलते रहे, लोग सड़कों पर चलते रहे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि हवा अब सुरक्षित नहीं रही। करीब 36 घंटे बाद एवैक्यूएशन शुरू हुआ। लोगों से कहा गया कि वे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं, जरूरी सामान ले लो, बाकी सब यहीं छोड़ दो। लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। घर वैसे ही रह गए, स्कूल वैसे ही रह गए, खिलौने, किताबें, कपड़े, सब कुछ वहीं छूट गया। धीरे धीरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा के साथ दूर दूर तक फैल गए। यूक्रेन, बेलारूस, रूस और फिर यूरोप के दूसरे हिस्सों तक रेडिएशन पहुंच गई। शुरुआत में सोवियत सरकार ने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब दूसरे देशों में भी अनयूजुअल रेडिएशन लेवल्स मिलने लगे, तब दुनिया को समझ आया कि बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। अब सवाल था, इसे रोका कैसे जाए? हजारों फायर फाइटर्स, इंजीनियर्स, सोल्जर्स, माइनर्स और वर्कर्स को डिजास्टर कंट्रोल करने में लगाया गया। इन्हें बाद में लिक्विडेटर्स कहा गया। उन्होंने कंटैमिनेटेड मलबा हटाया, हेलीकॉप्टर से रिएक्टर पर सामग्री गिराई और रेडिएशन के बीच काम किया। कई जगह रोबोट्स भी फेल हो गए क्योंकि रेडिएशन इतनी ज्यादा थी। तब इंसानों को खुद जाना पड़ा, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन उतना भी बहुत खतरनाक था। इन लोगों ने डिजास्टर को और बड़ा होने से रोका, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। चेरनोबिल डिजास्टर ने दुनिया को न्यूक्लियर पावर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया। सेफ्टी रूल्स, रिएक्टर डिजाइन, इमरजेंसी प्लानिंग, सब पर बड़े सवाल उठे। सालों बाद रिएक्टर को ढकने के लिए एक विशाल स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि रेडिएशन को रोका जा सके। आज भी प्रिप्याट लगभग खाली है। टूटी इमारतें, खाली स्कूल, जंग खाया अम्यूजमेंट पार्क, सूनी सड़कें। ऐसा लगता है जैसे समय वहां 1986 में रुक गया हो। चेरनोबिल सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह लापरवाही, सीक्रेसी और ह्यूमन कॉस्ट की कहानी थी। और शायद
सबसे डरावनी बात यही है, उस रात मौत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह हवा में मौजूद थी। यही था चेरनोबिल डिजास्टर, एक ऐसी रात जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया।